कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सॉन्ग से, जिसने अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की है और अब वो अपनी सपनों की कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार है। वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जब वो कंपनी पहुंचती है तो वहां की एचआर उसे एक बड़ा झटका देती है। एचआर कहती है कि वो किसी ऑफिस जॉब के लिए नहीं बल्कि नैनी की पोजीशन के लिए चुनी गई है। असल में कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फुयन का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गए हैं और उन्हें 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। शुरू में तो सॉन्ग साफ मना कर देती है कि वो नैनी का काम नहीं करेगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस काम की सैलरी 20,000 है और साथ में कई तरह के इंश्योरेंस और फंड्स भी मिल रहे हैं, तो उसका मन बदल जाता है। वो सोचती है कि इतनी अच्छी सैलरी और फायदों वाली जॉब छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसे लगता है कि ये काम उसके लिए एक वेकेशन जैसा होगा। सॉन्ग इस जॉब को करने का फैसला एक खास वजह से लेती है। उसके माता पिता सुन नहीं सकते और वो अपनी इस सैलरी से उनके लिए नए और बेहतर हियरिंग एड्स खरीदना चाहती है। वो खुद को समझाती है कि बस कुछ महीने ये काम करेगी और फिर कोई दूसरी अच्छी जॉब ढूंढ लेगी। जब वो फुयन के बड़े और आलीशान विला में पहुंचती है तो उसे वहां का नज़ारा देखकर हैरानी होती है। विला के पास ही समंदर है और नज़ारा बेहद खूबसूरत है। वहां उसे फुयन का छोटा भाई शाओ मिलता है। शाओ उसे बताता है कि असल में उसने ही सॉन्ग को इस जॉब के लिए ऑफर दिया था, क्योंकि फुयन की हालत काफ़ी नाजुक है। शाओ जब सॉन्ग का मसाज करने का हुनर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फुयन के पैरों की रिकवरी के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेल लीड फुयन अपनी रिपोर्ट देखकर बहुत दुखी और गुस्से में है। जब सॉन्ग पहली बार उससे मिलने बीच के किनारे जाती है तो फुयन का बर्ताव बहुत रूखा होता है। सॉन्ग उसे मुस्कुराकर अपना परिचय देती है, लेकिन फुयन उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। शाओ बीच में आकर स्थिति को संभालता है और सॉन्ग को काम के बारे में समझाता है। सॉन्ग को पता चलता है कि फुयन के साथ काम करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका रवैया बहुत ही चिड़चिड़ा है। शाओ सॉन्ग का नंबर 88 नाम से सेव करता है, जिससे सॉन्ग को अंदाजा होता है कि उससे पहले 87 नैनीज इस काम को छोड़कर भाग चुकी हैं। फुयन अपने भाई को चुनौती देता है कि वो इस नई नैनी को भी 3 दिन के अंदर घर से निकाल बाहर करेगा। सॉन्ग जब अपना काम शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि फुयन वाकई बहुत अनकोऑपरेटिव है। शाओ उसे पहला टास्क देता है कि उसे किसी भी तरह फुयन का मसाज करना होगा। सॉन्ग जब फुयन के पास जाकर मसाज की बात करती है तो वो बुरी तरह भड़क जाता है और उसे अपनी नजरों के सामने से हटने को कहता है। वो जानबूझकर पानी का गिलास नीचे गिरा देता है और सॉन्ग को उसे हाथ से साफ करने का हुक्म देता है। सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी सैलरी और अपने माता पिता के बारे में सोचकर वो खुद को शांत रखती है। वो अपनी सूझबूझ से फुयन की व्हीलचेयर की बैटरी निकाल देती है ताकि वो वहां से भाग ना सके, और जबरदस्ती उसका मसाज करना शुरू करती है। इस दौरान फुयन को एहसास होता है कि ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है जो उसके गुस्से से डरकर भाग जाए। मसाज करते वक्त जब सॉन्ग फुयन के पैरों पर चोट के निशान देखती है तो फुयन को लगता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह उस पर तरस खाएगी। वो साफ कह देता है कि उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन सॉन्ग का जवाब उसे हैरान कर देता है। वो कहती है कि अच्छा है कि तुम डिसेबल हो, कम से कम तुम्हें इन चोटों का दर्द तो महसूस नहीं होता होगा। उसकी ये बेबाक बात सुनकर फुयन खामोश हो जाता है। धीरे धीरे सॉन्ग को पता चलता है कि फुयन सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा टूट चुका है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है और बहुत सारी पेन किलर्स लेता है। सॉन्ग ठान लेती है कि वो फुयन की मेंटल स्टेट को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। एक दिन जब फुयन छत के किनारे खड़ा होता है तो सॉन्ग को लगता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है और वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन फुयन बताता है कि वो बस ताज़ी हवा लेने आया था। ये छोटे छोटे पल इन दोनों के बीच के तनाव को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और अब सॉन्ग का सबसे बड़ा चैलेंज फुयन को खाना खिलाना है। फुयन अपनी जिद पर अड़ा है और भूख हड़ताल जैसी स्थिति बना रखी है। सॉन्ग उसके लिए दिल से सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का सी फूड बनाती है, लेकिन फुयन हर चीज़ में नुक्स निकालने के बाद उसे छूता तक नहीं। शाओ भी इस बात से परेशान हो जाता है और सॉन्ग को बताता है कि उसका भाई काम के जुनून में अक्सर खाना छोड़ देता था, लेकिन अब तो हालत और भी खराब है। सॉन्ग हार नहीं मानती। अगली सुबह वो जानबूझकर फुयन के सामने मज़ेदार फ्राइड राइस बनाकर खुद खाने लगती है और उसकी तारीफों के पुल बांधती है। फुयन का मन ललचाने लगता है, पर अपनी ईगो की वजह से वो खामोश रहता है। सॉन्ग उसे एक पुरानी लॉलीपॉप खिलाने की कोशिश करती है, जो असल में 10 साल पुरानी और एक्सपायर हो चुकी थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है कि कहीं वो अपने बॉस को ही न मार दे। इस अफरा तफरी के बीच दोनों के बीच की कड़वाहट थोड़ी कम होने लगती है। उस रात जब विला में सन्नाटा होता है, फुयन को वाकई भूख लगती है और वो चुपके से किचन में जाकर वही फ्राइड राइस गर्म करके खाता है। उसे एहसास होता है कि सॉन्ग वाकई एक बेहतरीन कुक है। अगली सुबह वो खुद एक चिट लिखकर अपनी पसंद की डिश की डिमांड करता है, जिसे देखकर सॉन्ग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसने फुयन के दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन तभी विला में 2 बिन बुलाए मेहमान आते हैं, फुयन का पुराना दोस्त हान और उसकी एक्स फियांसे लीन। ये दोनों वहां फुयन का हालचाल लेने नहीं बल्कि अपनी सगाई का इन्विटेशन देने आए हैं।
लीन बड़ी बेरहमी से फुयन का मजाक उड़ाती है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा और उसे छोड़कर उसने सही फैसला किया। सॉन्ग को इन दोनों का बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आता। वो समझ जाती है कि ये लोग फुयन को नीचा दिखाने आए हैं। जब फुयन उन दोनों को करारा जवाब देता है कि उनकी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी और अच्छा हुआ कि ये रिश्ता टूट गया, तो सॉन्ग मन ही मन अपने बॉस की हिम्मत की तारीफ करती है। लेकिन हान और लीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो जानबूझकर एक वीडियो कॉल के जरिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को फुयन की बिगड़ी हुई दिमागी हालत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जा सके। फुयन बुरी तरह टूट जाता है और अपना आपा खोने लगता है। तभी सॉन्ग बीच में आती है और झाड़ू उठाकर उन दोनों को विला से बाहर खदेड़ देती है। इस हंगामे के बाद फुयन के पिता का फोन आता है, जो उसे बुरी तरह डांटते हैं कि उसने खानदान की नाक कटवा दी है। फुयन का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा सॉन्ग पर निकाल देता है। वो उसे बिना किसी वजह के नौकरी से फायर कर देता है और 1 घंटे के अंदर घर छोड़ने का हुक्म सुनाता है। सॉन्ग भी चुप नहीं रहती। वो उसे खरी खोटी सुनाती है कि वो एक नैनी है, कोई पंचिंग बैग नहीं जिस पर वो अपना गुस्सा उतारे। वो कहती है कि फुयन को काम की कोई कदर नहीं है और वो सिर्फ लोगों को पैसे देकर अपनी जिंदगी से दूर करना जानता है। सॉन्ग अपना सामान पैक करके वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता के साथ समय बिताती है, जहां उसे सुकून मिलता है। उधर विला में फुयन अकेला पड़ जाता है और उसे सॉन्ग की कमी खलने लगती है। शाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि सॉन्ग जैसी देखभाल करने वाली लड़की उसे दोबारा नहीं मिलेगी। आखिर में फुयन अपनी हार मानता है और शाओ को इजाजत देता है कि वो सॉन्ग को वापस लेकर आए। शाओ भारी मात्रा में गिफ्ट्स लेकर सॉन्ग के मामूली से घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सॉन्ग के माता पिता बोल और सुन नहीं सकते। वहां एक पड़ोसी लड़का जो सॉन्ग का क्लासमेट भी है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। शाओ वहां पहुंचकर की बोलती बंद कर देता है और सॉन्ग को 30,000 की सैलरी और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का ऑफर देकर वापस आने के लिए मना लेता है। सॉन्ग अपने माता पिता के भविष्य के लिए एक बार फिर फुयन के पास लौटने का फैसला करती है।